नर्मदा भारत की प्राचीनतम नदी है। पौराणिक मान्यता है कि इसका प्रवाह प्रलय से पूर्व भी था और प्रलय के बाद भी रहेगा। ऐसी पुण्य सलीला नर्मदा को जानने, उसके दिव्य स्वरूप को देखने व उसमें हो रहे प्रदूषण के प्रभाव को समझने के लिए एक जल यात्रा का आयोजन किया गया। स्थान स्थान पर जनता से संवाद के लिए चौपालें लगी। नर्मदा सेवा के कार्य में जनभागीदारी खड़ी हो, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। भारत की 7 पवित्र नदियों में नर्मदा की अपनी प्रतिष्ठा है। नर्मदा में पानी का स्रोत, उसके जल ग्रहण क्षेत्र के वे पहाड़ और जंगल हैं जो इस नदी के दोनों तटों पर स्थित हैं। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक बहुमूल्य वनस्पतियों और वनों से आच्छादित है। नर्मदा किनारे के जंगल और पहाड़ पानी का संचय सदियों से करते चले आ रहे हैं। यह नर्मदा का जल एकत्रित करने का अपना विशिष्ट तंत्र है। वर्षा का जल वनों से भूमि में चला जाता है। यही पानी नर्मदा की धारा को सदा नीरा बनाए रखता है। सतपुड़ा और विंध्याचल ऐसे 2 भाइयों के कंधों पर चलकर यह अमरकंटक से भृगुकच्छ तक की यात्रा को पूरा करती है। नर्मदा में मिलने वाली 41 नदियों में से 39 मध्य प्रदेश में मिलती है। प्रमुख 19 नदियों में से 8 उत्तर तट और 11 दक्षिण तट पर मिलती हैं। उत्तर और दक्षिण का औसतन 100 किलोमीटर क्षेत्र नर्मदा और उसकी सहायक नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र है। पुण्य सलीला नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से गुजरात के भरूच तक 1312 किलोमीटर की यात्रा करती है, जिसमें 1077 किलोमीटर वह मध्य प्रदेश में बहती है। इस नदी के कछारों में कुल 108 लाख एकड़ खेती की जमीन है, जिसमें 144 लाख एकड़ जमीन मध्य प्रदेश में फैली है, जिसको देखने से ही कल्याण हो। ऐसी पुण्य सलीला नर्मदा के साथ बहने और चलने का आनंद क्या है, इसको व्यक्त करना कठिन है। 1 वर्ष पूर्व वायुयान से 1312 किलोमीटर लंबी उसकी धारा के उत्तर और दक्षिणी किनारों पर उड़ान भरी। नर्मदा के जलग्रहण क्षेत्र का नेत्रांकन और उसे अंदर से अनुभव करने की वह एक कोशिश थी। सफलता कितनी मिली, इसका उत्तर तो है, लेकिन वह संतोषजनक नहीं है। मन के प्रश्नों का यूं भी बुद्धि के पास कोई उत्तर नहीं होता। अमरकंटक से अमरकंटक तक की उड़ान पूरी करते समय ही जल मार्ग से दोनों किनारों को देखना और निकट रहने वाले समाज से संवाद करना, ऐसा निश्चय किया था। 1 वर्ष बाद उस इच्छा को पूर्ण करने की घड़ी आ गई। हम सब दल बल सहित मेकल सुता के जन्म स्थान अमरकंटक पहुंच गए।
अमरकंटक पहुंचे तो मानो नर्मदा जी की पीड़ा का पिटारा ही खुल गया। उद्गम स्थान पर निरंतर पतली होती धार, किनारों पर बेतहाशा बढ़ता अतिक्रमण, घरों और आश्रमों का मिलता मानव अवशिष्ट। एक क्षण तो लगा कि क्या इन शक्ति केंद्रों के विरुद्ध आवाज उठाई जा सकती है। सरकारी अधिकारियों के विकास के नाम पर रखे जाने वाले तुगलकी इरादे, निरंतर अतिक्रमण में ज़्यादा से ज़्यादा जमीन चपेट लेने पर आमादा ये नर्मदा भक्त समाज, कूड़ा करकट, मैली होती नर्मदा का उद्गम सब बेचैन कर रहा था। यात्रा एक मूल ध्येय वाक्य को लेकर के चल रही है कि नर्मदा जी में पानी बढ़ाओ और नर्मदा जी के अंदर प्रदूषण घटाओ। हम चाहते हैं कि नर्मदा जी के अंदर जो पानी के प्रदूषण को लेकर के उसके विविध पक्ष हैं, उन सब पक्षों की ओर समाज का ध्यान जाए और व्यक्ति, समाज और सरकार तीनों मिलकर के इस व्यवस्था को देखे और इस बात को सुनिश्चित करें कि हम पानी को बढ़ाने में और प्रदूषण को घटाने में सफल रहें। पानी के अभाव में अमरकंटक से मंडला की यात्रा संभव नहीं थी, इसलिए राफ्ट को वाहन पर ढोकर चलना था। वनवासी और ग्रामीण अंचलों से होती हुई यात्रा डिंडोरी पहुंची। यहाँ का दृश्य अमरकंटक से भी ज्यादा खराब था। साक्षात 6 नाले नर्मदा जी में मिलाए जा रहे थे। 60 सालों से मिलाई जा रही इस गंदगी का स्वतंत्र भारत के इन शासकों और प्रशासकों के पास कोई उत्तर नहीं है। यहाँ चौपाल लगी, चर्चा हुई, भारी मन से चौपाल पूरी कर हम यात्रा को आगे बढ़ा ले गए। मंडला के नागरिकों ने हमें बताया कि मलमूत्र गंदगी से भरे हुए 16 नाले यहाँ भी नर्मदा जी में मिलाए जा रहे हैं। यहाँ की स्थिति डिंडोरी से भी ज़्यादा खराब थी। ये कोई राजनीतिक सभा नहीं है। नर्मदा जी के संबंध में जो उसकी वर्तमान अवस्था है उसको केवल दर्पण दिखा रहा हूँ। ये जो कार्यक्रम है यह विचार विनिमय का कार्यक्रम है, इसलिए इसका नाम रखा गया है चौपाल। यह यात्रा समस्या को खोजने और निदान को प्राप्त करने की यात्रा है। यह पूरी यात्रा सांस्कृतिक है, यह पूरी यात्रा सामाजिक है, यह पूरी यात्रा उसके उस कष्ट और सरोकार से है जो आपका पैर दब जाने के बाद आपके पूरे शरीर को यातना होती है। मंडला से जल यात्रा प्रारंभ होने वाली है, इसका रोमांच अनुभव हो रहा था। घंटा घड़ियालों के साथ पूजा अर्चना के बाद हमने राफ्ट को नर्मदा जी में उतारा। पहला कदम ही भारी पड़ा। राफ्ट चट्टानों में फंसने लगी। अवरोधों से बचते हम आगे बढ़े। पहले दिन ही भगवान ने हमारी परीक्षा ले ली। पहले पड़ाव तक की यात्रा कठिनाइयों से भरी रही। सावधानी रख कर के चलने से यात्रा की गति कम रही। अगले पड़ाव चिरई डोंगरी पहुंचते पहुंचते रात हो गई। इंतजार करते गांव वालों के साथ बैठकर चौपाल प्रारंभ हुई। यह वास्तव में असली चौपाल थी। छोटा सा गांव, थोड़े से लोग, चारों तरफ पसरा अंधेरा और अंधेरे को चीरता पेट्रोमैक्स का प्रकाश। हृदय की गहराई से आते विचार, खूब चर्चा हुई। दूसरे दिन यात्रा शुरू हुई। अब बरगी का बैकवाटर था। हमें गति मिल रही थी। नर्मदा की बाढ़ से कटते किनारे और उन किनारों की लाखों टन अनमोल मिट्टी हर वर्ष बहकर चली जाती है। ग्वारी घाट पर महकती चौपाल पूरी कर हम आगे बढ़ गए। भेड़ा घाट में रात्रि विश्राम किया।
सुबह आगे की यात्रा की हम तैयारी कर ही रहे थे कि स्थानीय मछुआरों और नाविकों ने हमारे साथ आगे आगे चलने का आग्रह किया। हमने भी उनके आग्रह को स्वीकारा। उनके उत्साह में वृद्धि हो और वे इस आंदोलन से जुड़ें, इस आशा से उन्हें आगे कर यात्रा प्रारंभ की। विचित्र बात यह है कि स्वतंत्र भारत में आज तक हमारी जीवनदायिनी नर्मदा की ठीक से लंबाई, चौड़ाई और गहराई नापने का कोई उपक्रम नहीं हुआ है। भेड़ाघाट से बरमान की दूरी हम खोजते रह गए, लेकिन सही दूरी नहीं मिल पाई। इसी का नतीजा रहा कि चिलमिलाती धूप में कभी गति को कम, कभी ज्यादा करते हुए हम चिल्की तक की यात्रा पूरी कर सके। छोटे धुआंधार से बसते हम बरमान आ गए। बरमान एक मनोरम और भव्य पौराणिक स्थान है। नर्मदा के बीचों बीच एक बड़ा सा टापू है। यहाँ नर्मदा जी 2 धाराओं में बढ़ जाती है। रेत माफियाओं का नर्मदा के संसार में ताकतवर स्थान है। राजनीतिक व प्रशासनिक प्रश्रय से नर्मदा की रेत का अवैध खनन वे स्थान स्थान पर करते रहते हैं। घाट पर विदा करने आए साथियों को अभिवादन कर हम धीरे धीरे उनकी नज़र से और वे हमारी नज़र से ओझल होने लगे। सुबह का समय था, खुशनुमा वातावरण, सब तरफ शांति थी। तभी हमारा ध्यान किनारे से आते पक्षियों की आवाज़ ने खींचा। हमने देखा कि किनारे पर कई तरह के पक्षियों के समूह अटखेलियां कर रहे थे। वे निर्भीक हैं। उनमें प्रवासी पक्षियों की भरमार थी। आगे 50-60 किलोमीटर तक उनका और हमारा साथ बना रहा। चिलमिलाती दोपहर में उदयपुरा व आसपास के ग्रामवासी चौपाल में बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने चौपाल में उत्साह से भाग लिया। मई जून की गर्मी और राफ्ट की थकान शाम तक हमारी पूरी ऊर्जा को खा जाती थी। राफ्ट में बैठना और दौड़ते हुए घोड़े की पीठ पर बैठना समान अनुभूति देता है। फिर राफ्ट में आगे बैठे हुए दोनों सदस्यों पर दिन भर एक अतिरिक्त काम की जवाबदारी रहती है। वे बार बार पानी में डंडी डालकर उसकी गहराई नापते रहते हैं और आंखें फाड़ फाड़ कर सामने आने वाली चट्टानों को समय रहते देख लेने की कोशिश भी करते हैं। नर्मदा जी में चट्टानों का अस्तित्व असामान्य है। अचानक चट्टान 6 इंच गहरे पानी में होती है तो ठीक उसके बाद कई 100 फीट गहरा पानी हो जाता है। किनारों पर पत्थरों और चट्टानों की विविधता का नर्मदा के अस्तित्व में विशिष्ट स्थान है। हमारी यात्रा सामान्य रूप से चल ही रही थी कि मेरी नज़र अनायास कांटों और लकड़ियों में उलझी हुई एक मानव आकृति की ओर गई। जब नज़दीक पहुंचे तो सब चौंक गए। यह मृत व्यक्ति की साबूत लाश थी। यह भी नर्मदा में प्रदूषण का एक प्रकार है। मरे जानवर, अधजले मानव को बहा देने की परंपरा को हमें रोकना ही होगा। सांडिया किनारे पर एक छोटा सा मंदिर के प्रांगण में चौपाल का आयोजन। भोपाल MNIT से चौपाल का प्रयोग देखने पधारे 2-3 वरिष्ठ प्राध्यापकों की उपस्थिति में चौपाल प्रारंभ हुई। बरेली, पिपरिया और आसपास के गांवों से आए किसान बंधु सभी ने उत्साह से भाग लिया। आगे बांद्राभान है, नर्मदा और तवा का संगम स्थान। हम शाम होने तक होशंगाबाद पहुंच गए।
सुंदर सेठानी घाट पर नर्मदा प्रेमी समाज स्वागत करने को तैयार था। यहाँ की चौपाल में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से ज़्यादा वे लोग थे जो नर्मदा की सेवा वर्षों से कर रहे हैं। नर्मदा को लेकर होशंगाबाद की जनता में एक विशिष्ट प्रकार का भावनात्मक लगाव है, जो केवल बातचीत तक सीमित नहीं है। वहाँ का समाज उसके लिए यथेष्ट प्रयत्न भी करता है। अमरकंटक की हम इतनी बात करते हैं, अमरकंटक की जो दुर्गति हो गई है वो देखने यानी दुख होता है देखने के बाद में। तो मंडला जिले के अंदर 5200 टन यूरिया खेतों में एक साल में डाला गया, और वो एक साल में डला हुआ यूरिया अगर उसका 25% भी बह करके कहाँ जाएगा? एक साल डाला, 2 साल डाला, 3 साल डाला, बाद में क्या होगा? एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा और उसके बाद में वो पानी के साथ बह करके सहायक नदी में आएगा, सहायक नदी के नर्मदा। सुबह होशंगाबाद से आगे की यात्रा प्रारंभ हुई। बुधनी पुल के पास एक अच्छा रैपिड दिखा। रैपिड यानी चट्टानों के बीच से बहता नदी का तीव्र प्रवाह। राफ्टिंग का सबसे ज्यादा आनंद रैपिड में ही मिलता है। हमने रैपिड में अपनी नाव को डाला। वह तेज गति से उछाले मारती हुई उसे पार कर गई। रैपिड में चूक का मतलब है आप नीचे, राफ्ट ऊपर, और असावधानी रही तो आप बाहर भी। ऐसा पूरी यात्रा में 2 बार घटा भी। दोपहर की चौपाल मर्दानपुर में थी। छोटा सा गांव, छोटी सी चौपाल और छोटी छोटी बातें। ग्रामवासियों ने भोजन की व्यवस्था पड़ोस के आश्रम में की थी। नेमावर से पहले हमारी यात्रा ढलती शाम को आए तूफान में फंस गई। बवंडर और तेज उठती प्रचंड लहरों से बाल बाल बसते हम नेमावर पहुंचे। इस स्थान को नर्मदा का